हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके हम यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल दिया हुआ है तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम सॉलिड एंगल देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम फ्लक्स आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर उसके बाद हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि सॉलिड एंगल को यूज करके भी हम इस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि देखो क्या है एग्जाम्पल। हम यहाँ लिख रहे हैं सॉलिड एंगल, हेडिंग लिख लो और उसमें पहले मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको सॉलिड एंगल कैसे आता है इस एग्जाम्पल से ही मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये डिस्क है, दिस इज एक्सिस ऑफ द डिस्क। ठीक है, डिस्क को क्या है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली रखा गया। इसका एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसका रेडियस जो है डिस्क का वो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। और इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा गया है। डिस्क जो है याद रखना है नॉन कंडक्टिंग है यहाँ। ठीक है, क्या है, नॉन कंडक्टिंग। आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, देखो ध्यान से, इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दिया हुआ है कि ये वाला जो एंगल है जिसको हम यदि इसको कोण मान लो तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी वर्टिकल एंगल बोलेंगे, थीटा। ठीक है, चलो इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, थीटा से बेटर है अल्फा। तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा अपने को क्या करना है, इसी को कैलकुलेट करना है। फ्लक्स फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क एज shown इन द फिगर। ठीक है, डिस्क के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम ये भी जानते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट क्या होगा, डी ए। यही होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यूज करें। अब ऐसा नहीं है, देखो यहाँ क्या है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू कुछ और अलग होगा। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज चेंजिंग। समझ में आया क्या, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दिस इज फील्ड लाइंस। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ अलग होगा, इस पॉइंट पे कुछ अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा अलग अलग होगा। तो हम ई को इंटीग्रेशन साइन से
बाहर भी नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया क्या क्या होगा? हम बाहर भी नहीं लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिस्क को डिफरेंशियल रिंग के में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक डिफरेंशियल रिंग के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, यही डिस्क है, देखो थोड़ा सा मैं इधर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए अच्छे से फिगर जो। अब यहाँ हमने क्या किया, एक डिस्क लिया, ठीक है, ये डिस्क जिसका इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज डिफरेंशियल डिस्क, सॉरी डिफरेंशियल डिस्क नहीं, रिंग, गलत मैं बोल दिया। ठीक है, ये कितने रेडियस पे है, स्मॉल आर पे, ठीक है, और ये जो थिकनेस है वो क्या है, डी आर है। ठीक है, तो पहले आप डी ए लिख सकते हो, डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। अब यहाँ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, इसके थ्रू देखो ये ऐसे सोच सकते हो कि ये वाला जो एक क्या बनेगा, एक कोन बनेगा, तो कोन के वर्टेक्स पे क्या किया गया है, चार्ज रखा गया है और ये बेस हो जाएगा। समझ में आया ना? ये आई मीन ये टोटल बेस होगा, लेकिन मुझे इससे अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में देखो, इस सरफेस पे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम हो जाए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आर है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, डी ए होगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन जो होगा इसी के अलॉन्ग होगा। समझ में आया ना, क्या हो जाएगा डायरेक्शन। अब यदि मैं ये वाला एंगल मान लूँ, ये वाला एंगल मान लूँ क्या, डी थीटा, इसको हमने देखो ये वाले एंगल को हमने क्या माना, थीटा, और ये क्या हो गया, डी थीटा हो गया, ये वाला डी थीटा हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये एंगल थीटा और दिस एंगल क्या होगा, डी थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स दिख रहा होगा तो देखो यहाँ ई का जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा यार, ई का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया ना? तो आपको ई और डी ए के बीच क्या है, आपको एंगल चेक करना है कि एंगल कितना होगा। तो पहले हम ई लिख दें, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, की क्यू अपॉन, ठीक है, की क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हर जगह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आया ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, हर जगह सेम हो जाएगा। मान लो कि ऐसे सोचो, यही क्या है, डिस्क है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। तो आई थिंक आप देखोगे, देखो दिस विल बी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर। तो आई थिंक एंगल जो होगा ये थीटा, यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिफरेंशियल रिंग, आई मीन इस रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखो इसको लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी ई, है ना, आई मीन ई डॉट क्या लिखेंगे, डी ए, और यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए, तो यहां लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आया? यही क्या होगा, इस डिफरेंशियल रिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। यदि मुझे फाई ई लिखना है, फाई टोटल लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब देख, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, समझ में आया ना? अब वैल्यू रख दो, ओवर द सरफेस हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। यदि मैं आर का लिमिट लूँ, देखो आर क्या हो जाएगा,
जीरो टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। अरे स्मॉल आर का वैल्यू, या इधर हम क्या कर सकते हैं, थीटा को आर के टर्म में लिख सकते हैं और आर को हम क्या कर सकते हैं, थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। आई मीन कोई भी एक वेरिएबल होगा, यहाँ देखोगे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो टू आर, ई का वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, डी ए का जो वैल्यू लिखोगे तो 2 पाई आर डी आर इंटू कॉस थीटा एज इट इज रहने दो। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, टोटल फ्लक्स इस डिस्क के थ्रू क्या होगा, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बस कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, थीटा के सबको आर को मैं क्या कर रहा हूं, थीटा के टर्म में एलिमिनेट कर देता हूं। तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, d tan थीटा। समझ में आया क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan थीटा। तो dr इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dr इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हो। सही है, अब वैल्यू रख दो बेटा। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू 0 टू अल्फा। थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 टू, मिनिमम वैल्यू एंगल क्या हो जाएगा 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो 0 टू अल्फा, बाद में अल्फा का वैल्यू भी हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ से के क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम ये लिख सकते हैं के क्यू डी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू देखो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई आर। ठीक है, आर का वैल्यू क्या लिखोगे वहां से, देखो डी tan थीटा इंटू क्या लिखोगे, cos थीटा इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया, 0 टू अल्फा की क्यू अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू देखो 2 पाई डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से फाई ई इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 2 पाई, ठीक है, की क्यू इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो तुम कि 2 पाई की क्यू माइनस साइन का थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ये क्या लिखेंगे 0 टू अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। ठीक है, क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क विल बी इक्वल टू क्या होगा, कि यहाँ आप लिख सकते हो देखो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, समझ में आया ना, इनटू क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फा। यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। वेयर अल्फा देखो यहाँ से लिख सकते हो तुम, ये इंपॉर्टेंट है, यही अभी इसी रिजल्ट पे हम आएंगे। सॉलिड एंगल क्या होगा ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कि सॉलिड एंगल कितना होगा, वो चीज हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फा, क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट द क्या होगा सेमी वर्टिकल एंगल, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, वेयर अल्फा tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू रेडियस अपॉन डी। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू लिख सकते हो। तो कॉस अल्फा भी आपको मालूम है क्या हो जाएगा, डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, वैल्यू आप रख सकते हो और रख करके क्या करोगे, आंसर आसानी से क्या हो जाएगा आ जाएगा।
ठीक है। अभी हम आएंगे सॉलिड एंगल पे, तो ये तुमको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं नोट में लिखता हूँ, अभी ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अभी, इसलिए मैंने बताया कि सॉलिड एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं, यही से तुमको मालूम चल गया कि हम डिफरेंशियल एरिया ले करके और कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यही देखो यहाँ नोट में लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखेंगे अभी। यही क्या है, डिस्क है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ, यहाँ कोई चार्ज रखा गया है क्यू, ठीक है। समझ में आने कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, डी डिस्टेंस पे। तो इसके थ्रू, इस सरफेस के थ्रू, आई मीन इस डिस्क के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क विल बी क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका यूज क्या है, तो अभी तुमको ये मालूम चल जाएगा कि यदि ये सरफेस है, इसके द्वारा यहाँ, ठीक है, किसी भी सरफेस के द्वारा यहाँ जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है। तो यदि सॉलिड एंगल आपको मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से फ्लक्स क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं आपसे एक और प्रॉब्लम पूछता हूं, देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके फिर मैं सॉलिड एंगल पे आता हूं। यही आ जाए, यहाँ भी आ जाएगा, देखो ध्यान से। इसको मैं ये बता सकता हूँ कि, या चलो बाद में बताते हैं, इसको कोरिलेट करेंगे। देखो एक और एग्जांपल तुम देखो इसके बेसिस पे। ये सिलेंडर है, इस रिजल्ट का देखो यूज क्या है ये मैं बताता हूँ तुमसे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये सिलेंडर है, दिस इज एक्सिस, और मान लो कि सिलेंडर का जो लेंथ दिया हुआ है वो L दिया हुआ है, ठीक है। और इस सिलेंडर के एक्सिस पे ये मिड पॉइंट है, समझ में आया ना, ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ कोई चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुमसे पूछा जाएगा, तुम तो आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तुमसे ये पूछा गया है कि फाइंड, देखो ध्यान से देखना, फाइंड, समझ में आने, एक सिलेंडर है, कैसा सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, याद रखना। कौन सा सिलेंडर है ये, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, जो भी तुमको सोचना है, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा, मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा वहां, ठीक है। इसको सिंपल देखो, इसको तुम कोन समझ सकते हो, कोन के वर्टेक्स में, ठीक है, कोई चार्ज रखा गया है, तो इसके बेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा ये तुमको माइंड में रखना है। अब मुझे क्या करना है कि पहले तो इन द शोन फिगर फाइंड, देखो फाइंड क्या क्या करना है। पहला तो है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ठीक है। दूसरा क्या है, बी फ्लक्स, आई मीन फाई ई थ्रू फ्लक्स थ्रू lateral surface, lateral surface of सिलेंडर, और ठीक है, बस यही 2 पॉइंट याद रखना। तो पहला तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है यार, पहला यूज करके पहले हम देखो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आया ना, क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यही यदि मैं अल्फा मान लूँ, देखो ई भी क्या हो जाएगा, ई भी अल्फा हो जाएगा, समझ में आया ना। जितना इसके थ्रू फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा, इसके थ्रू होगा। तो पहले मैं अलग अलग कैप लिख देता हूँ,
ठीक है, तो इसको मैं 1 लिखता हूँ, इसको 2 कैप कैप 2 लिखता हूँ, ठीक है 2, ये कैप क्या हुआ, कैप 1 हो गया, और ये लैटरल सरफेस हो गया। इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा इसको मैं φ1 मानता हूँ, इसको थ्रू जो फ्लक्स होगा φ2, और इसके थ्रू क्या होगा φ3। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज करना है। इसके थ्रू देखो, इसके थ्रू तुम इस फॉर्मूला को यूज करके आसानी से क्या कर सकते हो, फ्लक्स लिख सकते। अभी मैं सॉलिड एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया, इस फॉर्मूला को यूज करके तुम आसानी से क्या कर सकते हो, फ्लक्स लिख सकते हो। जितना फ्लक्स इसके थ्रू होगा उतना ही क्या होगा, इसके थ्रू होगा, ठीक है। फिर हम कुछ करेंगे और टोटल फ्लक्स मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, सिलेंडर क्लोज सरफेस है, तो पहले मैं गॉस लॉ लिखूंगा, ठीक है। तो देखो फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम गॉस थ्योरम, जब भी क्या होगा क्लोज सरफेस होगा, ठीक है, फाई ई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5 क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, यही होता है यार। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स 3 ही है ना यार, और देखना सब फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस जो होगा आप देखोगे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, ऐसे डाइवर्ज होंगे। समझ में आया ना? ऑल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा क्या होगा, ऐसे क्या होगा, डाइवर्ज होगा। समझ में आया ना? याद रखना है ऐसे। तो सरफेस के थ्रू पॉजिटिव क्या होगा, फ्लक्स। अभी से भी याद रखना है, यदि चार्ज इनक्लोज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, चार्ज इनक्लोज नेगेटिव है तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। तो फाई ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। टोटल फ्लक्स अपने को मालूम चल गया, यही टोटल फ्लक्स है। इस इक्वेशन का नाम मैं लिख देता हूं। अब यदि अपने को φ1 और φ2 मालूम चल जाए तो φ3 आसानी से हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये बहुत टफ होगा, इंटीग्रेशन करने में टाइम लगेगा। तो बेटर ये है कि मैं इस कैप 1 के थ्रू, इस कैप के थ्रू क्या करें, फ्लक्स निकाल लें, और फिर क्या करें, हम यहाँ φ1 φ2 का वैल्यू रख दें तो φ3 का वैल्यू आसानी से क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ φ1 एंड क्या होगा, φ2। समझ में आया ना? φ1 φ2 क्या है, फ्लक्स थ्रू दिस कैप 1 यहाँ, ठीक है, फ्लक्स थ्रू दिस कैप 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ देखो तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है यार। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल। इसको यदि हम ऐसे कंसीडर करके कोण मान लें तो ये कोण का बेस हो जाएगा यार, और यही वर्टेक्स पे क्या है, प्लस Q चार्ज है। ये वाला एंगल अल्फ़ा कितना होगा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/2 होगा बेटा। इसके थ्रू फ्लक्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी φ1 लिखोगे तो φ1 इज़ इक्वल टू क्या होगा, देखो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, यही होगा। और कॉस अल्फ़ा का तुम वैल्यू यहाँ से देखो, कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, R अपॉन क्या हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस हमने नहीं माना है क्या, चलो R मान लेते हैं। R इज़ द रेडियस ऑफ क्या होगा, सिलेंडर। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अपॉन देखो स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, नहीं R नहीं होगा, सॉरी, यहाँ डायरेक्ट मैं लिखता हूँ L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर 4R स्क्वायर, आई थिंक यही होगा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ कि बाई सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा यार। समझ में आया ना? देखो इस चार्ज को यदि इधर रखते तो φ1 इक्वल टू φ2 नहीं होता, लेकिन बाई सिमेट्री क्योंकि ये जो प्लस Q चार्ज है सेंटर ऑफ द क्या है, सिलेंडर है, इसलिए जितना फ्लक्स इस कैप 1 के थ्रू होगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा, कैप 2 के थ्रू भी होगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो बाई सिमेट्री हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बाई सिमेट्री
बाई सिमेट्री φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू देखो 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो तो φ3 इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 2 φ0 सही है। और यहाँ लिख सकते हैं φ3 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 2 φ0। और φ0 का वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ देखो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 यही होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इनटू क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, देखो यहाँ से φ3 इक्वल टू भी मालूम चल गया, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। इंटीग्रेट भी करोगे तो तुम्हारा यही आंसर आता। ठीक है, क्या होगा, φ3 आई मीन लैटरल सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, देखो ध्यान से, कॉस अल्फ़ा। तो देखो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 L अपॉन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4 R स्क्वायर। समझ में आया क्या, यही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस। क्या होगा, लैटरल सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये होगा, फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। अब हम आते हैं, समझ में आया ना, तो इस फार्मूले का यूज है बेटा अभी, ये क्या है, दूसरा हम ट्रिक भी देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि व्हाट इज द ठीक है, सॉलिड एंगल एंड उसका यूज। तो जब भी क्या होगा, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और सरफेस क्या है, क्लोज है, तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है सॉलिड एंगल क्या होता है, और हम लोग शायद यूनिट डायमेंशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने सॉलिड एंगल के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया था मैंने बोला था कि नहीं, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है, तो वही अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, दो तरह के एंगल होते हैं। क्या होता है, एंगल जो होगा, एंगल जो फॉर्म होगा किसी भी सरफेस के द्वारा, वो क्या होगा, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्लेन एंगल और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होगा, इसको ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा हम लिखते हैं, और प्लेन एंगल को फाई थीटा से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो भी सिंबल होता है हम इसको डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है, ये 2D एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल। क्या है, 2D कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है, 3D कॉन्सेप्ट है, 3 डायमेंशनल एंगल है, और ये क्या है, 2 डायमेंशनल एंगल होता है। अब प्लेन एंगल के बारे में पढ़ें, देखो जैसे ध्यान से देखो कि यही क्या है, एक कोई सेगमेंट है, देखो ध्यान से, ये सेंटर है, तो ये जो लाइन सेगमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट। यदि यहाँ एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, थीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट के द्वारा जितना इसके सेंटर पे, आई मीन इस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंगल, इस लाइन सेगमेंट या इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, प्लेन एंगल, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है, सबटेंडेड।
बाई क्या होगा, आर्क लेंथ एट सी पे जो आर्क लेंथ के द्वारा या लाइन सेगमेंट के द्वारा एंगल फॉर्म होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। और ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2D कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आया ना। तो प्लेन एंगल क्या होता है, किसी भी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। उसी तरह देखो ये क्या है, कोई सरफेस है, क्या है, कोई सरफेस दिया हुआ है, मान लो कि ये क्या है, यही ये सरफेस है, देखो ध्यान से, ये सरफेस, ठीक है, अभी हमने देखा, तो दिस इज सरफेस, ठीक है। इसके किसी पॉइंट पे यहाँ ले लो, तो यहाँ देखोगे जब आप एंगल ड्रॉ करोगे इस सरफेस को, एक एक पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइंट करोगे, सरफेस के एक एक पॉइंट को आप क्या करो, ज्वाइंट करो, ठीक है, एक एक पॉइंट को ज्वाइंट करोगे तो देखना क्या बन रहा है, यहाँ एक इस सरफेस के द्वारा यहाँ क्या हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, कहाँ, यहाँ एंगल, ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सरफेस के द्वारा जो यहाँ एंगल, मान लो कि ये एरिया क्या है, एस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। इस सरफेस के द्वारा जो एंगल यहाँ फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, दिस इज सॉलिड एंगल। तो किसी पॉइंट सी पे आई मीन एंगल सबटेंडेड बाय द क्या होगा, आर्क लेंथ या सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेन एंगल, while at any point angle subtended by the surface is called solid angle। तो यहाँ क्या है, एंगल, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय द क्या होगा, सरफेस, ठीक है, एट O इज कॉल्ड क्या होगा, सॉलिड एंगल, ठीक है, क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। और ये याद रखना है, ठीक है, तो इसको इट इज डिनोटेड एज क्या होगा, एज ओमेगा। इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ओमेगा से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज़ डिनोटेड एज ओमेगा। इस सरफेस के द्वारा जो ओ पॉइंट पे एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे, ठीक है। आई मीन ऐसे ही ले लो, ये पाम है, इसे हर पॉइंट को क्या करो, एक पॉइंट यहाँ है, उसको क्या करो, हर पॉइंट को, सरफेस के हर पॉइंट को ज्वाइन करो, तो देखना एक एंगल बनेगा, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब सॉलिड एंगल का जो क्या होगा, यूनिट होता है, ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूँ कि सॉलिड एंगल इज measured in ST रेडियन, और इसको लिखते हैं कैपिटल एस स्मॉल आर। क्या चीज़ में हम इसको मेजर करते हैं, ST रेडियन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ST रेडियन में हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे तो ये समझ में आया, देखो ये प्लेन एंगल का मतलब क्या होगा कि ये 2D कॉन्सेप्ट है, और सॉलिड एंगल जो होता है वो क्या होता है, 3D कॉन्सेप्ट होता है। किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पे जितना एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। और किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा या किसी आर्क के द्वारा किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल इज जनरली डिनोटेड एज थीटा और फाई। अब कुछ थोड़ा क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, आई मीन
किस सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसको, आई मीन सॉलिड एंगल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्लेन एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो कि ये क्या है, सरफेस है, देखो ध्यान से, यही क्या है, ये कोई सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है, इसको मैंने क्या किया, स्फेरिकल सरफेस मान लिया, ठीक है। समझ में आया क्या है, स्फेरिकल सरफेस है, और इसका कोई हमने सेगमेंट लिया, देखो ध्यान से, इसका हर रेडियस जो है, ये कोई भी हमने स्फेरिकल सरफेस यहाँ कंसीडर कर लिया, ठीक है, ऐसे, समझ में आया ना, ऐसे, ये वाला रेडियस क्या है, आर है, और इसका एरिया मान लो एस है, ठीक है। और यहाँ इस जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, आई मीन ये जो यहाँ सॉलिड एंगल क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है वो मैं बताता हूँ मैथमेटिकली, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं, समझ में आना है। सरफेस है, क्या है, ये सरफेस है, और रेडियस देखो यहाँ, ये ध्यान देना है कि रेडियस वेक्टर यहाँ यही क्या होगा, एन कैप होगा, एन कैप का मतलब क्या होगा, रेडियस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एन, या सिंपल एन कैप इज क्या होगा, ऐसे लिख लो, डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर, एरिया वेक्टर, या हम इसको डी ए लिख लें, ये लिखते हैं, ये समझ में आया ना, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ देखना एन कैप और आर के बीच जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉलिड एंगल जो होगा इस सरफेस का एरिया, तो सरफेस का एरिया हमने क्या लिखा, ए लिखा, सॉरी ए लिखा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये ध्यान देना है, हमने ये एरिया मान लिया, इसको चलो हम ये मान लेते हैं कि ऐसे, इसको यदि डी ए मान लें तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, समझ में आया ना। यदि मैं ऐसे लिखूँ, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल लिख देता हूँ डायरेक्ट, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, डी ए का मतलब क्या हुआ, इस सरफेस का एरिया, और इस सरफेस एरिया जो है सेंटर पे सी पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, सॉलिड एंगल, तो डी ए, तो याद रखना है डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इस सरफेस का एरिया डिवाइडेड बाई क्या होगा, रेडियस स्क्वायर। यहाँ भी देखो डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है, ठीक है, समझ में आया ना। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन, इसका स्टेरेडियन, और इसका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि जब भी अपने को क्या करना है, क्या करना है, अपने को सॉलिड एंगल लिखना है, तो आपको ध्यान देना है कि डी ए अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, यहाँ हर जगह रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस अलग अलग होगा, उस सिचुएशन में कुछ हम अलग सोचते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, हम क्या करेंगे, अलग तरह से सोचेंगे, ठीक है। तो डी ए क्या हो गया, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सिंपल डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, अब आपको टोटल सॉलिड एंगल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी ए ओवर द सरफेस, डी ए अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, और ओवर द सरफेस इंटीग्रेटेड, तो क्या मिल जाएगा आपको, सॉलिड एंगल मिल जाएगा। समझ में आया। यहाँ एंगल बिटवीन क्या है, रेडियस वेक्टर, और क्या है, एरिया वेक्टर क्या है, 0 डिग्री है। लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे देखो यहाँ सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ देखो एक ऐसा सरफेस है, देखो ध्यान से, एक ऐसा सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ क्या करना है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, एरिया वेक्टर, देखो यही क्या है, रेडियस वेक्टर हो गया आपका। यहाँ देखो ये एरिया वेक्टर है, ये वाला आप एंगल दिया हुआ है, हमने यहाँ ऐसे कोण कंसीडर नहीं किया है, कोण होगा तो ठीक है।
ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। और मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ एंगल लिखना है, यहाँ सॉलिड एंगल यहाँ लिखना है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल लिखना है। अब रेडियस वेक्टर यहाँ देखना, रेडियस वेक्टर जो है वो क्या है, ऐसे है। रेडियस वेक्टर क्या है, ऐसे है, यही है ना, ठीक है। क्या है, रेडियस वेक्टर क्या है, ऐसे है। और यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो क्या है, ये थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ये क्या है, दिस इज, यही क्या होगा, एन कैप का डायरेक्शन हो गया और ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि आप क्या करो, यहाँ सॉलिड एंगल लिखो, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया मान लो कि डी ए दिया हुआ है, या चलो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और यहाँ मैं बोलूँ कि नहीं, सॉलिड एंगल आप कैलकुलेट करके बताओ कि कितना होगा। तो आप यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे, बता सकते हो मुझे? तो देखो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, ओमेगा इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ बोले कैसे, सरफेस का हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं। रेडियस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, हम यहाँ लिख भी देते हैं आर स्क्वायर। यहाँ क्या है, देखो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ इसको कि कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर आर। समझ में आया ना? तो आपको क्या करना है, यदि इस टाइप का सिचुएशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे। समझ में आना? यहाँ मुझे लिखना है कि सॉलिड एंगल कितना होगा, इस एरिया वेक्टर का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट आर वेक्टर के क्या होगा, आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर लिख देंगे और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। यदि मैं ये मान लूँ कि इस एरिया डिफरेंशियल एरिया डी ए है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डी ए इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जैसे तुमको मालूम है, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट, और यहाँ मुझे बोलना है कि इसके द्वारा प्लेन एंगल कितना फॉर्म होगा। क्या होगा, इसके द्वारा प्लेन एंगल कितना फॉर्म होगा यहाँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक आर्क लिख लेंगे यार। देखो तो ये आर्क है ऐसे, मुझे क्या करना है, एंगल थीटा है, इसका कुछ लेंथ दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे कि ये रेडियल वेक्टर हुआ और ये क्या होगा, रेडियल वेक्टर एन कैप होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जब यहाँ आप थीटा लिखोगे, आई मीन प्लेन एंगल, तो आर्क लेंथ लेते हैं बेटा, ये नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका यदि लेंथ दिया हुआ है, देखो इसका लेंथ dl है, तो इसका कंपोनेंट हम क्या लेंगे, इसके अलोंग। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dl कॉस थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, आर्क। dl कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अलवेज याद रखना है, जब भी क्या होगा, यदि रेडियस वेक्टर और एन कैप, आई मीन यहाँ एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख सकते हैं, डायरेक्ट सिंपल, ये वाला फार्मूला मैंने बताया, ये वाला। लेकिन यदि दोनों क्या हो, दोनों के बीच कुछ एंगल हो, तो हमको क्या करना रहता है, वहाँ कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, रेडियस हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तभी क्या होगा, आंसर आएगा। अदरवाइज क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ, अब जो सरफेस, अभी जो मैंने फार्मूला बताया था वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि क्या है, अब नोट में देखो कि यहाँ देखो, जैसे ध्यान से, यहाँ अभी मैंने रिजल्ट बताया था, ठीक है। इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो कि ये क्या है, कोन। ऐसे सोचो कि कोन दिया हुआ है, कोन के या डिस्क है, डिस्क के एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये वाला देखो, ये क्या है, इसको यदि ज्वाइन करोगे तो दिस विल फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोलेंगे हम उसको, सेमी वर्टिकल एंगल। तो थीटा कितना हो, थीटा यदि सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, थीटा दिया हुआ है, और ये रेडियस क्या है, आर दिया हुआ है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आप इससे आसानी से बता सकते हो, देखो जो अभी मैंने रिजल्ट बताया था उसको यूज करके, यहाँ जो यदि सेमी वर्टिकल क्या, यहाँ जो क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा इस डिस्क से या इस प्लेन सरफेस के द्वारा,
ये कितना होगा, सॉलिड एंगल ओमेगा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, देखो ध्यान से, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू क्या होता है 1 माइनस क्या होता है कॉस थीटा। समझ में आया क्या? ये रिजल्ट जो अभी बताया था इसको तुमको क्या करना है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज, अभी प्रूफ भी बताया था कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और अब यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर बिट का एक डिस्क कंसीडर करेंगे, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ सॉलिड एंगल लिखेंगे। इस फार्मूला को, कौन सा, इस फार्मूला को यूज करके या इस फार्मूला को यूज करके, ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब डी क्या होगा, रेडियल वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच कुछ क्या दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ एंगल नहीं होगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि देखो यहाँ एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है, और रेडियस वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा। तो यहाँ कुछ एंगल होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी सरफेस है, ठीक है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, इसके द्वारा पी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको तुमको क्या करना है, याद रखना है। यही क्या है, प्लेन सरफेस है। तो दिस इज सॉलिड एंगल एट क्या होगा, एट टी। देखो इसको थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, समझ में आया क्या, क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल होगा। तो ये तुमको क्या करना है, याद कर जाना है कि सॉलिड एंगल कितना होगा, कोई भी सरफेस, प्लेन सरफेस दिया हुआ है तो यहाँ, और सेमी वर्टिकल एंगल, ये मान लो कि कोन के वर्टेक्स पे आपको क्या करना है, सॉलिड एंगल लिखना है बेस के द्वारा। तो कितना होगा, 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब तुम ये बता सकते हो, देखो ध्यान से, कि स्फीयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, तो इस हेमी स्फीयर के सेंटर पे कितना होगा एंगल, बता सकते हो तुम, क्या, सॉलिड एंगल, यही हेमी स्फीयर है, यही है ना यार, देखो देखो, ठीक है, इसके सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म होगा तुम बता सकते हो क्या, बता सकते हो बेटा? देखो बिना फार्मूला यूज किए हुए भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तुमको बताना है, यही क्या है, हेमी स्फीयर है। तो यहाँ सॉलिड एंगल कितना होगा, कैसे बताओगे, बताओ, सॉलिड एंगल कैसे लिखेंगे, बता सकते हो? देखो क्या करेंगे, अगेन तुम क्या करो, कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से एक डिफरेंशियल एरिया कंसीडर करो। ठीक है, सॉलिड एंगल, इसका रेडियस क्या दिया, आर दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया ना, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ रेडियस आर है तो पहले लिखो, इसके द्वारा, इस सरफेस के द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा वो डी ओमेगा होगा यार, सॉलिड एंगल। तब लिखेंगे डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी, डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, बताओ, देखो ध्यान से, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यही बताया था ना यार, समझ में आना। देखो यहाँ आर और डी ए दोनों क्या है, दोनों के बीच एंगल यहाँ क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यही बताया था ना। अब ओमेगा यदि लिखना है तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डी ए अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, आर तो यार कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डी ए, और डी ए का मतलब क्या हुआ, हेमी स्फीयर का एरिया। तो हेमी स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, बता सकते हो ना, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। एंगल, सॉलिड एंगल फॉर्म बाय द हेमीस्फीयर एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। देखो यही फॉर्मूला है, सिंपल क्या होगा, दोनों से कोरिलेट करोगे तो तुमको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन क्या होता है, रेडियस,
यहाँ क्या होगा, सॉलिड एंगल क्या होगा, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, बस यही याद रखना, क्या होगा, सरफेस एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर के सेंटर पे क्या होगा, हेमीस्फीयर के सेंटर पे क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल कितना फॉर्म होगा, तो आप देख सकते हो कितना होगा, 2 पाई, नोट में इसको लिख लेना, ठीक है। एट क्या होगा, सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। अब सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म होगा ये भी बता सकते हो। आई मीन सॉलिड स्फीयर नहीं, सिंपल स्फीयर के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल होगा तो तुम वो भी बता सकते हो। देखो जस्ट छोटा एग्जांपल ले लिया, सॉलिड एंगल एट द क्या होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। देखो क्या है, कोई स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, स्फीयर दिया हुआ है, इसके सेंटर पे मुझे क्या करना है, सॉलिड एंगल लिखना है। अगेन हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एरिया मान लेंगे, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, हर जगह रेडियस क्या है, आर है, यही सी है, इसका एरिया मैंने डी ए मान लिया। यहाँ देखना अगेन डी ए और आर के बीच एंगल क्या है, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया यार, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, यदि ये सॉलिड एंगल क्या है, डी ओमेगा है, तो क्या लिखेंगे, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ तो ठीक है, डी ए का वैल्यू अपने को, ओमेगा कितना होगा यार, टोटल सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, देखो तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है, यह स्फीयर है, सिंपल सॉलिड हॉलो स्फीयर मान लो इसको, ठीक है। अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है यार, 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एस्टे रेडियन लिख लेना यूनिट, मैंने यूनिट यहाँ लिखा नहीं, लेकिन एस आर लिखना एस्टे रेडियन, ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी क्या होगा, यदि स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, स्फीयर के सेंटर पे ऑलवेज जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई एस्टे रेडियन होता है, एस आर, कैपिटल एस स्मॉल आर। तो सॉलिड स्फीयर के या हॉलो स्फीयर के सेंटर पे क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, एंगल जो होगा सबटेंडेड बाय द क्या होगा, आई मीन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द स्फीयर कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अभी जो मैं रिजल्ट प्रूव करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्लोज सरफेस दिया हुआ है, क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस दिया हुआ है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4 पाई एस्टे रेडियन होता है। सॉलिड एंगल फॉर्म बाई एनी क्लोज सरफेस एट एनी पॉइंट इनसाइड इट विल बी ऑलवेज क्या होगा, 4 पाई। अब बोलोगे सर आप इसको प्रूव कैसे करोगे, तो देखो मैं तीसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, सबसे इम्पोर्टेंट यही रिजल्ट है, ठीक है। सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाई क्या होगा, फॉर्म बाई ए क्लोज सरफेस at any point inside it, ठीक है। कोई भी क्लोज सरफेस है, देखो जैसे मान लो कि क्या है, इसी टाइप का क्या है, क्लोज सरफेस है। मुझे क्या देखना है, देखो ध्यान से, ठीक है, मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ सॉलिड एंगल क्या करना है, यहाँ देखना है, यहाँ वो पॉइंट पे, ठीक है, क्या देखना है, वो पॉइंट पे मुझे क्या करना है, सॉलिड एंगल देखना है, ठीक है। तो आप मान लो ऐसे सोचो, या थोड़ा सा डायग्राम कुछ ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यही क्या है, क्लोज सरफेस है, इसका ह्यूज फ्लक्स
अब मान लो कि क्या है, देखो यही सरफेस हमने मान लिया, देखो ध्यान से, इसका एरिया डी ए डैश मान लिया। अब देखो ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ सॉलिड एंगल, तो देखो इसके द्वारा इसको हम क्या करते हैं, एक स्मॉल आर रेडियस मान करके एक स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ मैं ऐसे। कोई डाउट होगा क्या आपको? तो देखो इसका जब प्रोजेक्शन लिखोगे इसके रेडियस पे परपेंडिकुलर, इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, डी ए डैश हो जाएगा क्या, आई मीन ए वाला सरफेस का एरिया। ठीक है, तो हमको यदि लिखना है इस पे सॉलिड एंगल, देखो इस सरफेस के द्वारा जितना एंगल फॉर्म होगा उतना ही इस सरफेस के द्वारा फॉर्म होगा, सही है, और ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो मैं यहाँ लिखूँ डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, इसके रिस्पेक्ट में लिखने से बेटर है कि हम ये लिख दें, तो हम क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अरे सही है, हम स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर मान लिया। सबका जब प्रोजेक्शन लिखोगे, इसका डी ए का प्रोजेक्शन इस पर क्या हो जाएगा, डी ए डैश, उसी तरह हर पार्ट का प्रोजेक्शन जो होगा लिखते जाओ। अब यहाँ आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डी ए डैश अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। अगेन देखो आर क्या है, इस सरफेस पे क्या है, सेम है, तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, अब डी ए डैश का मतलब क्या होगा, इस स्फीयर का क्या होगा, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, बता सकते हो, क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई क्या होगा, एस्टे रेडियन क्या हुआ, आंसर है। तो यहाँ से बेटा याद कर जाना है कि सॉलिड एंगल फॉर्म बाई एनी क्लोज सरफेस एट एनी पॉइंट इनसाइड विल बी ऑलवेज क्या हो जाएगा, 4 पाई एस्टे रेडियन, क्या हो जाएगा, 4 पाई एस्टे रेडियन। ठीक है, समझ में आया क्या, कि किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा जो सॉलिड एंगल उस सरफेस के अंदर फॉर्म होता है किसी भी पॉइंट पे, वो कितना होता है, 4 पाई एस्टे रेडियन होता है। ठीक है, तो ये नोट में लिख लो, सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट इनसाइड ड्यू टू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 4 पाई एस्टे रेडियन irrespective of shape and size of closed surface। समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा उस सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 4 पाई एस्टे रेडियन होता है। ठीक है, अब क्लोज सरफेस के अंदर तो हमने चेक कर लिया यार, बाहर के बारे में क्या ख्याल है आपका। अब देखो, तो पहला पॉइंट क्या है, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, फिर आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, सॉलिड एंगल फॉर्म by any closed surface at any point outside of it must be 0। इसको प्रूव करता हूँ, आई मीन कोई भी सरफेस है क्लोज सरफेस, तो उसके बाहर किसी भी पॉइंट पे ऑलवेज जो सॉलिड एंगल होगा फॉर्म वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, फिर तुमको समझ में आएगा। जैसे अभी मैंने हेमी स्फीयर की बात किया था, देखो ध्यान से, यही क्या है, हेमी स्फेरिकल सरफेस है,
ठीक है। मैं मान लो कि यहाँ सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ, कहाँ, यहाँ, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो सॉलिड एंगल की जब बात करोगे, यही ओपनिंग है, समझ में आया ना? ये क्या है? दिस इज ओपनिंग, आई मीन ओपन सरफेस है। ये क्या है? ओपनिंग है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल की जब बात करोगे तो कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा एंगल। ठीक है, अभी देखो, अब क्या करो, ओपनिंग को, आई मीन इसको क्या करो, देखो ध्यान से, इसको क्या करो तुम, और बढ़ाते जाओ। तो थोड़ा सा मैं और क्या कर रहा हूँ, देखो यही मुझे एंगल चेक करना है, देखो ध्यान से। अब मैं थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा हटा दिया इतने पार्ट से। तो इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा यार, समझ में आया ना? देखो ध्यान से। अब देखो ये क्या हो रहा है, पहले अभी यहाँ देखो, ये ओमेगा यदि बात करें, इसको मैं ओमेगा 1 लिखूँ, और क्या इसको लिखूँ, यदि मैं लिखूँ क्या होगा, यही पी पॉइंट है, ठीक है, ओमेगा 2 लिखूँ, तो यहाँ हम बोल सकते हैं ओमेगा 2 इज लेस देन क्या होगा, ओमेगा। तो यदि ये क्या होगा, ओपनिंग जो हो जाएगा डिमिनिश हो जाएगा, आई मीन यदि ये वाला ये ओपनिंग जो है ये क्या हो जाए, डिमिनिश हो जाए, ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया ना? वैन द क्या होगा, वैन क्या होगा, वैन सरफेस बिकम, वैन सरफेस, या वैन क्या होगा, वैन देखो ओपनिंग टेंस टू क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, आई मीन ये एरिया जो है, यही ओपनिंग एरिया है, ये टेंस टू 0 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देन सरफेस बिकम क्या हो जाएगा, बिकम क्लोज एंड सॉलिड एंगल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, एंड सॉलिड एंगल एट पॉइंट पी बिकम क्या हो जाएगा, बिकम 0। समझ में आया क्या? तो याद रखना है कि किसी भी शेप का सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड एंगल ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन होता है, और यदि सरफेस क्लोज हो तो उसके बाहर जो होता है सॉलिड एंगल जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? किसी भी शेप का है, क्लोज सरफेस है, तो आपसे पूछा जाए कि बाहर उस सरफेस के अंदर सॉलिड एंगल कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, ये मान लो कि ये पॉइंट है यहाँ, आपसे कोई पूछे कि पी पॉइंट पे सॉलिड एंगल कितना होगा, तो ओमेगा एट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो कितना सॉलिड एंगल को यूज करके हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सॉलिड फ्लक्स थ्रू any closed surface by using solid angle। ठीक है, सॉलिड एंगल को कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में अभी हम देखेंगे। अब देखना ध्यान से, मान लो कि क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज, उससे कोई मतलब नहीं है, या हमने चार्ज रख दिया। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं आपसे बोलूं कि इसके थ्रू, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा,
क्या होगा इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, तो फाई ई आप आसानी से लिख सकते हो। देखो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यार 4 पाई एसटी रेडियन के कॉरस्पॉन्डेंस फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। तो 1 एसटी रेडियन के कॉरस्पॉन्डेंस फ्लक्स कितना हो जाएगा किसी सरफेस के थ्रू, तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो यदि सॉलिड एंगल क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, सॉरी फाई नहीं, सॉलिड एंगल ओमेगा दिया हुआ है, उस सिचुएशन में फ्लक्स कितना होगा, तो देखो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस, या सिंपल हम क्या लिखेंगे 2 पाई इंटू क्या लिखेंगे ओमेगा, बाद में हम वैल्यू लिखते हैं। अब देखो ये क्या है, सुनो ध्यान से, यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो इसको क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस, ओमेगा क्या है ये जरूरी है, सॉलिड एंगल फॉर्म बाय द सरफेस एट द लोकेशन ऑफ क्या होगा, एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया ना, ये याद रखना है। क्यू क्या है, चार्ज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो कितना आसान है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यदि सॉलिड एंगल आपको मालूम चल जाए, समझ में आया ना, 4 पाई सॉलिड एंगल है, अरे इस स्फीयर के द्वारा एंगल कितना चार्ज के लोकेशन पे सॉलिड एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 4 पाई हो रहा है। तो जब 4 पाई एंगल है तो फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो 1 एस्टे रेडियन एंगल होगा तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो जितना एस्टे रेडियन आप दिया हुआ है उतने एस्टे रेडियन के कॉरस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, देखो ध्यान से, यही क्या है, डिस्क है। ठीक है, समझ में आया ना, ये डिस्क पे कोई पॉइंट क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। देखना कंपेयर करना, अभी मैंने बताया था सॉलिड एंगल। अब ये कहाँ चेक, ये सॉलिड एंगल कहाँ लिखना है, चार्ज के लोकेशन पे। ठीक है, ये वाला एंगल मान लो कि ये क्या है, थीटा दिया हुआ है, या चलो ये वाला वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि √3r है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं बोलूँ कि इसके थ्रू क्या करो, फ्लक्स, ये डिस्क है, तो डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बता सकते हो, यही फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ इस डिस्क के द्वारा ओ पे सॉलिड एंगल कितना होगा, पी पे, पी पॉइंट पे, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अभी लिखा था 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अरे यही होगा, क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो इस डिस्क के द्वारा इस लोकेशन यहाँ जो हमने चार्ज रखा है Q, ठीक है, इसके लोकेशन पे क्या मिल गया, सॉलिड एंगल मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड एंगल मिल गया, अब हम क्या करेंगे, ए वाला फार्मूला यूज करेंगे कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा, सॉलिड एंगल फॉर्म बाय द सरफेस एट द लोकेशन ऑफ क्या होगा, चार्ज। फिर से ध्यान दो कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा, सॉलिड एंगल फॉर्म बाय दैट सरफेस, क्लोज सरफेस नहीं, दैट सरफेस एट द लोकेशन ऑफ क्या होगा, एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। तो मुझे इस चार्ज के द्वारा इस फ्लक्स इस डिस्क के थ्रू फ्लक्स लिखना है, तो पहले मुझे क्या करना है, इस डिस्क के द्वारा
यहाँ सॉलिड एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, ओमेगा क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है। जैसे ही ओमेगा मिल जाएगा ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे। तो बताओ फाई थ्रू डिस्क कितना होगा, फाई थ्रू डिस्क कितना हो जाएगा बताओ। देखो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा cos थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मालूम चल गया, यही फार्मूला मैंने लिखा था, ध्यान देना। फाई थ्रू डिस्क आई मीन फ्लक्स थ्रू डिस्क इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। तो फाई थ्रू डिस्क इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस √3 बाई 2। तो देखो आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, ठीक है, फ्लक्स जब लिखना है, जैसे मैं तुमसे बोलूं, देखो ध्यान से, और एग्जांपल देखो, कि ये देखना ध्यान से, देखो इसको यूज करके हम कैसे सोचेंगे, ध्यान देना। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, देखो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, समझ में आया ना, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। यही क्या है, इसका सेंटर दिया हुआ है, सेंटर से थोड़ा अवे डिस्टेंस पे है ना, यहाँ कोई चार्ज रखा गया सेंटर से, यहाँ आप रखोगे, देखो ध्यान, यहाँ D हमने रखा है, D यहाँ मैं लिख देता हूँ, D टेंस टू क्या हो जाएगा 0। एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं, टेंस टू का मतलब क्या हुआ, ये एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है, ये जो चार्ज जो है वो क्या है, सेंटर पे नहीं है, सेंटर से थोड़ा दूर है। अब यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि R जो है वो क्या है, मच ग्रेटर देन क्या है, D है, सही है क्या, देखो ध्यान से। अब यदि देखो ध्यान से, यदि ये वाला एंगल कौन सा लोकेशन है, देखो ध्यान से, अभी हमने देखा था, पहले मैं D डिस्टेंस पे, अब यहाँ कोई चार्ज रखा गया है, देखो ध्यान से, यही चार्ज रखा गया है, ठीक है। इसके थ्रू आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स कितना होगा, आई मीन इसके द्वारा, सॉरी चार्ज के द्वारा इस बेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। नेट फ्लक्स तो 0 ही हो जाएगा यार, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग गॉस लॉ हम बोल सकते हैं, क्या कैलकुलेट करना है, देखो फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द क्या होगा, ऑफ द स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आया ना। अब देखो क्या होगा, फ्लक्स जो होगा, यहाँ 2 फ्लक्स होगा, एक तो क्या होगा हेमिस्फीयर के बेस, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो मैं लिख रहा हूँ फाई सी, आई मीन फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, और इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा उसको मैं लिख रहा हूँ फाई थ्रू बेस, ठीक है, या फाई थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स गॉस लॉ को यूज करके हम लिख सकते हैं फ्रॉम, देखो ध्यान से, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, फाई थ्रू प्लेन सरफेस प्लस फाई थ्रू गॉस कर्व सरफेस इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स 0 होगा यार, क्योंकि क्या होता है, Q इनक्लोज्ड, देखो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, ये तो 0 हो गया यार। तो इसलिए फाई थ्रू प्लेन सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस फाई थ्रू क्या होगा, कर्व सरफेस। समझ में आया ना। सेंटर पे होता तो हम आसानी से लिख सकते थे, लेकिन सेंटर पे चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ रखा गया है, सेंटर से दूर रखा गया है, D डिस्टेंस पे, लेकिन दिया है D टेंस टू 0 है, समझ में आया। अब देखो क्या होगा, ठीक है। अब यदि मुझे फाई थ्रू प्लेन सरफेस मिल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बताओ तुम ध्यान से, आसानी से हम कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिख सकते हैं। अब हम प्लेन सरफेस के थ्रू कैसे लिखेंगे, ये देखो यहाँ ध्यान से, बाय यूजिंग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। यही प्लेन सरफेस है, देखो ध्यान से, अरे ये क्या हो जाएगा, एक डिस्क होगा ना यार, प्लेन सरफेस। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे क्या करना है, सॉलिड एंगल लिखना है, देखो यहाँ ये सेंटर हो गया, यही प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस। यहाँ मुझे लिखना है सॉलिड एंगल, यही D डिस्टेंस है। देखो तो ध्यान से, यहाँ जब सॉलिड एंगल लिखोगे, देखो यहाँ क्या होगा, ये यदि एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ अभी, ठीक है,
तो देखो यहाँ सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो बेटा? ये सॉलिड एंगल कितना होगा इस सरफेस के द्वारा? ओमेगा इक्वल टू मैं यहाँ P लिख देता हूँ, P, ठीक है। तो ओमेगा एट P इक्वल टू क्या होगा? देखो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा का भी वैल्यू लिख सकते हो तुम। देखो क्या होगा? 2 पाई इंटू क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखो d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ और भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं। देखो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू, ठीक है, 1 माइनस, अब यहाँ लिख सकते हैं डी आर, ठीक है, 1 प्लस डी अपॉन आर द होल स्क्वायर की पावर 1/2। बाइनोमियल एक्सपांसन थोड़ा मैं लिख। अब देखो ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, डी बहुत ही छोटा है यार, तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल जो यहाँ होगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई क्या हो जाएगा? st रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई st रेडियन। अब आसानी से हम लिख सकते हैं फाई थ्रू फ्लक्स, फाई थ्रू प्लेन सरफेस क्या लिख सकते हैं? देखो क्या बताया था? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सॉलिड एंगल 2 पाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? q अपॉन क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। समझ में आया कितना टाइम हो गया? ठीक है, तो क्या हो गया? q अपॉन टाइम कितना होगा? q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। अब तो आसानी से यार इस फार्मूला में हम हैं, ठीक है, इस फार्मूला में हम इस रिजल्ट में हम वैल्यू रख सकते हैं। तो देखो क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको क्या करना है? यूज करना है डायरेक्ट। यदि ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि d इज मच स्मॉलर देन r, तो डायरेक्ट याद रखना है कि सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा? चार्ज के लोकेशन पे 2 पाई हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा? तो फाई थ्रू फाई p इक्वल टू क्या होगा? q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो फाई थ्रू कर्व सरफेस क्या हो जाएगा? माइनस q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये देखना हर बुक में तुमको मिलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस हो गया। एक और एग्जांपल देख लो। हो गया भाई 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, देखना ध्यान से, वेरी लार्ज, ठीक है। और यहाँ क्या किया गया है? चार्ज रखा गया है यहाँ प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू या माइनस। ये वेरी लार्ज क्या है? नॉन कंडक्टिंग शीट है। इसका डायग्राम उधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। क्या है? वेरी लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। अब आपसे पूछा गया है कि फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो देखो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फ्लक्स कैसे? फाइंड फ्लक्स, यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड फ्लक्स थ्रू शीट, ठीक है। अब तुम बताओ, यहाँ भी हम वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? ये प्लेट जो है देखो, ये प्लेन, जिसे मान लो कि यही क्या है? प्लेन शीट है, या ये बोर्ड को मान लो कि ये प्लेन शीट है और ये पॉइंट यहाँ है। तो सॉलिड एंगल कितना होगा बता सकते हो? अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा सॉलिड एंगल, हम बता सकते हैं। मैंने ही बताया था कि प्लेन शीट कब होता है? जब डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट कर दो तो आसानी से क्या हो जाता है? प्लेन शीट बन जाता है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ यही डिस्क है, ठीक है, समझ में आया ना? इसका ये पॉइंट क्या है? ये कोई पॉइंट P है। ये देखो क्या होगा, ये वाला केस कब कन्वर्ट हो जाएगा? यदि मैं इसको लिख दूँ, ये वाला एंगल थीटा मान लो, ठीक है, समझ में आया ना? ये डिस्क का रेडियस क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये बताया कि यहाँ सॉलिड एंगल कितना होगा बेटा? अभी हमने देखा था कि ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। और यदि ये d है, ठीक है, ये r दिया हुआ है, तो लिख सकते हो 2 पाई इंटू क्या लिखोगे? 1 माइनस, ठीक है, d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यदि हम लिख दें कि इफ, देखो ध्यान से, इफ r टेंस टू क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, देन क्या हो जाएगा? देन डिस्क बिकम
become infinitely लार्ज शीट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? और उस सिचुएशन में ये डिस्क जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये वाला सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? यहाँ क्या हो जाएगा, डी जब आर। इस सिचुएशन में कहीं भी ये पॉइंट पी कंसीडर करो, यही होगा ना डिस्क इस पॉइंट पे, तो यहाँ सॉलिड एंगल का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था, समझ में आया ना? ये वाला देखो हमने कॉन्सेप्ट लिखा कि डिस्क, यदि डिस्क का रेडियस बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो डिस्क जो होता है वो प्लेन शीट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन शीट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम आसानी से यार फ्लक्स लिख सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू, अभी फार्मूला बताया था कि फ्लक्स थ्रू प्लेन शीट क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या था कि एंगल, सॉलिड एंगल फॉर्म बाई द गिवन सरफेस एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का लोकेशन यही है ना यार, देखो P है, यही पॉइंट P है ना, तो P के लोकेशन पे इस सरफेस के द्वारा सॉलिड एंगल कितना फॉर्म हुआ, 2 पाई। यहाँ रख दो तो देखो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्या होगा, फाई अपॉन क्या हो जाएगा, Q, फाई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हो, तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या? तो इसके आगे क्लास में हम एक और आई थिंक 10 मिनट लगेगा क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे और फिर कंडक्टर के बारे में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ो इसको, और जो भी मैं DPP दे रहा हूँ उसको प्रॉपर वे से सॉल्व करो, और जो प्रॉब्लम होगा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।